नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और अनचाहे कॉल और मैसेज ने इन दिनों जीना दूभर कर दिया है। हैरानी की बात तो यहां पर यह है कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड के ऑन होने के बाद भी लोग इस तरह के एसएमएस और कॉल से परेशान हो रहे हैं। दिन भर क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग ऑफर, सर्विस प्रोवाइडर जैसे अनवांटेड कॉल्स और मैसेजेस के सिरदर्द से छुटकारा दिलाने के लिए ट्राई अब आगे आया है और नई टेक्नोलॉजी पर काम भी कर रहा है। यहाँ पर स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए सरकार ब्लॉकचेन टेक्निक पर भी काम करने की तैयारी कर रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर सालों पुरानी इस समस्या से क्यों नहीं निजात मिल पा रही है। अब कैसे इन फेक या अनवांटेड कॉल से निजात आपको मिल पाएगी, जानेंगे हमारे खास मेहमान से। और इसीलिए हम आपको बताएंगे कि हमारे बड़े सवाल आज के इस शो पर क्या है। स्पैम कॉल्स को रोका कैसे जाए, स्पैम कॉल से कैसे डील किया जाए, ट्राई की नई गाइडलाइन जारी क्या निकल कर आई है और इन गाइडलाइंस में आखिर क्या कुछ बताया गया है। हमारे एक्सपर्ट से हम समझेंगे ट्राई गाइडलाइंस तोड़ने वाली कंपनियों पर कैसे एक्शन लिया जा सकता है। कंज्यूमर के तौर पर डीएनडी का उल्लंघन करने वाली कंपनी से कैसे निपटा जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान भी इसके लिए जुड़ गए हैं। एक्स प्रिंसिपल एडवाइजर एसएन गुप्ता हमारे साथ हैं, टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उप्पल, कंज्यूमर एक्टिविस्ट जहांगीर घई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। महेश जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि हम अक्सर इस मुद्दे पर बात करते आए हैं आपसे और ये पहली बार नहीं है कि हमने एक बार फिर से प्रेस की कॉल्स पे ये चर्चा या ये मुद्दा उठाया है। लेकिन अब ना कहानी पे ट्विस्ट है महेश जी, और ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि ट्राई गाइडलाइंस ला रहा है और ये कह रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सहायता से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, छुटकारा इससे मिलने की संभावना है। साथ ही अपनी गाइडलाइंस में ये भी कह रहा है कि और कड़े सजा के प्रावधान जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। क्या आप इस पे विश्वास रखते हैं और किस तरह की गाइडलाइंस की यहाँ पर बात हो रही है? देखिए, इन कड़े प्रावधानों में मेरा पूरा विश्वास है, पर मैं ये भी जानता हूं कि इनकी भी एक लिमिट है, क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में स्पैम कॉल्स जिनको कहा जा रहा है, ये जो भी अनवांटेड कॉल्स आ रही हैं लोगों को, वो दो मेन को सोर्सेस से आ रही हैं। एक तो ये है जो कि रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं, चाहे वो बैंक हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये किस्म की। तो ये जो कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने सर्विसेज को रजिस्टर करती हैं और उन पर यदि वो किसी भी तरीके से इन रूल्स का उल्लंघन करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो भी सकती है, और उस कार्रवाई के डर से वो ज्यादातर रूल्स का उल्लंघन नहीं करेंगे। पर रही बात जो आम तौर पे आपको या मुझे स्पैम कॉल्स जो आते हैं, वो इन रजिस्टर्ड कंपनी से शायद ना आते हैं। आमतौर पर ये आप देखेंगे नंबर आपके मेरे जैसे नंबर ही हैं, वो जहां से आते हैं कॉल्स, जिनके लिए आपको या मुझे ये कह पाना कि ये स्पैम कॉल है और उसको ना लूं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो अनरजिस्टर्ड स्पैम कंपनियां हैं या अनरजिस्टर्ड स्पैम देने वाले लोग हैं, उनकी संख्या मैं समझता हूं रजिस्टर्ड से कहीं ज्यादा है और उनको कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन सही है। इसका बस एक उपाय यही है कि हम लोग जो बाकी एप्स हम लोगों को अवेलेबल हैं, जैसे ट्रू कॉलर और ये और बाकी, उनमें इन सबको स्पैम मार्क करते रहे, इसलिए एक बार यदि हमारे पास ये कॉल आती है तो दूसरी बार हम उसको ना लें। तो इस किस्म के जो कि बहुत ही सीमित इफेक्ट के जो रूल वो हैं के तरीके हैं, जो हम उनका उनको यूज कर सकते हैं। पर आमतौर पे यदि अनरजिस्टर्ड इनफॉर्मल सेक्टर से आपको स्पैम कॉल्स आ रही हैं, उनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं कि ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारे गुप्ता साहब
माहिर बहुत महारत रखते हैं, वो बताएंगे आपको। जी। वो डेफिनेटली यूजफुल है, पर उनका समझना यही होगा, लिमिटेड। समझना यही होगा अब कि किस तरह से यूजफुल होगी, क्योंकि गुप्ता जी देखिए तमाम तरह के ऐप्स हमारे पास हैं जो कि इस तरह की स्पैम कॉल्स को रोकते हैं, ब्लॉक करने की सुविधा भी है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उन ऐप्स पर भी आप ब्लॉक करें या अपने फ़ोन पे ब्लॉक करें, वो लिस्ट जो है ना वो हमारी लंबी होती जा रही है, क्योंकि अलग अलग नंबरों से कॉल करते हैं। तो जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है गुप्ता जी, वो किस तरह की टेक्नोलॉजी है और कैसे इतने सारे कड़े कानून आने के बाद भी, नियम आने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अगर हम कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर सके जहां पर ये बताएं कि लोगों ने किस किस तरह से इन कॉल से बचना शुरू कर दिया है। 42% लोग कहते हैं कि अपने फ़ोन की कॉलर बुक में ही जो है उस नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। जब भी कॉल आता है और वो अनवांटेड कॉल है, अनचाही कॉल है, तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो लगभग 14 या 21% लोग जो हैं दोबारा उसी नंबर से कॉल आता है तो उठाते नहीं है। ये 21% लोग हैं। 14% लोग ये कहते हैं कि कॉलर आईडी वाले ऐप से ये हेल्प लेते हैं और इस तरह के नंबर्स को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बार बार इसको दोनों जगह ब्लॉक करते हैं, चाहे फ़ोन की अपनी कॉन्टैक्ट बुक हो या अपने किसी ऐप के ज़रिए फ़ोन कॉल को या नंबर को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जैसे कि उपल जी ने भी कहा कि हमारे हाथ में ही है, हमें ही समझना है कि कैसे इनसे बचा जाए और हमें ही वे आउट निकालना होगा। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है एसएन गुप्ता जी, ये किस तरह काम करेगी? क्यों कविता जी, एक्चुअली जो डॉक्टर महेश उपल ने बिल्कुल सही बोला है। और अब ये जो टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो टीआरए ने कल इशू किया है वो गाइडलाइंस नहीं है, नई गाइडलाइंस नहीं है। वो एक प्रेस रिलीज है जिसमें टीआरए ने माना है कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। इन्होंने एक्चुअली 2018 के रेगुलेशन में जो फरवरी 2019 से एप्लीकेबल था उसमें जो कहा था वो सब होने के बाद भी, और उसमें भी ब्लॉकचेन का बिगनिंग किया था। उस टाइम इसका नाम रखा था डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, उसी का ही नाम ब्लॉकचेन है एक्चुअली। तो उसमें जो टीआरए ने किया था उस टाइम फर्स्ट टाइम इन्होंने को रेगुलेशन को ट्राई किया था। को रेगुलेशन का मतलब है कि सिर्फ रेगुलेटर ही नहीं, दूसरे स्टेक होल्डर्स भी एंड स्पेशली द ऑपरेटर टीएसपीज, भाई आप दोनों को हमें मिलके काम करना है। और दो जो डू नॉट डीएनडी रजिस्ट्री जो बनानी थी यूजिंग ब्लॉकचेन, उस टाइम भी वो ऑपरेटरों को बनानी थी और ऑपरेटरों ने बनाई भी सबने। और उसके बाद क्या हुआ कि जो एसएमएस या टेक्स्ट मैसेज वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, प्रोवाइडेड जो कस्टमर है, मतलब जो कस्टमर का भी उसमें रोल था एक्चुअली। तो को रेगुलेशन का मतलब था रेगुलेटर, ऑपरेटर एंड कस्टमर, ऑल द स्टेक होल्डर हैव टू कोऑपरेट। तो कस्टमर को इसमें क्या करना था कि उनको एक्चुअली अपने आप को एक टेम्पलेट भर के देनी थी, वो 1909 नंबर से ऑपरेटर के यहाँ जिससे भी उन्होंने कनेक्शन लिया हुआ है, और उसमें अपनी प्रेफरेंस बतानी थी, भाई आपको कोई कॉल चाहिए या नहीं है मार्केटिंग वाली, या किसी सेक्टर की चाहिए जैसे रियल एस्टेट की चाहिए या मेडिकल की चाहिए या इंश्योरेंस कंपनी की चाहिए, बैंक की, या कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए वो भी कर सकते थे आप। तो वो जब उन्होंने किया तो फिर कोई डू नॉट कॉल उनको नहीं आई, मतलब जो अनसॉलिसिटेड कॉल या जिसको स्पैम कहते हैं वो नहीं आई फ्रॉम द रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर, जैसे डॉक्टर उपल ने बोला आरटीएम उनको बोलते हैं। जिन टेलीमार्केटर ने रजिस्टर किया उनसे तो फिर कोई नहीं आई, वो भी सिर्फ टेक्स्ट की। जो कल की प्रेस रिलीज में टीआरए ने खुद बोला कि भाई इसमें वॉइस की कॉल भी रोकनी थी। अभी तक ऑपरेटरों ने जो भी टेक्नोलॉजी यूज की, ब्लॉकचेन भी उसके साथ और भी, तो सिर्फ वो टेक्स्ट वाली कॉल या एसएमएस पे तो इफेक्टिव रही फॉर द रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर। अभी जैसे डॉक्टर उपल ने भी कहा कि जो रजिस्टर्ड ही नहीं है टेलीमार्केटर, जो कंपनी यूटीएम, तो उनका क्या करें। तो उनके लिए अभी जो एक टीआरए ने दूसरा कदम उठाने की बात की है और अपनी इंटेंशन जाहिर की है, उन्होंने एक तो ज्वाइंट कमेटी ऑफ रेगुलेटर्स बनाई है, मतलब खुद तो रेगुलेटर हैं, उन्होंने फिर आरबीआई को भी लिया है, सेबी को भी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी को भी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर को भी, सबको मिलके एक कमेटी बनाई है। काफी डिटेल्ड में डिस्कशन हुई है 2 हफ्ते पहले ही, और उसमें रोड मैप उन्होंने बताया कि भाई क्या करना है। अब वो ऑपरेटरों से भी प्रपोजल मांग रहे हैं, भाई आप कैसे कर सकते हो ये,
अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स के लिए। उसके लिए ब्लॉकचेन अब उसका रोल आता है, क्योंकि पहले वो पूरा यूज नहीं किया। ब्लॉकचेन इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी जो ट्रांसपेरेंसी लाती है, ट्रेसेबिलिटी लाती है और ट्रस्ट लाती है। ये तीन चीजें लाती हैं, प्रोवाइडेड यू आल्सो यूज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये सारी टेक्नोलॉजी इसमें यूज होंगी और कोऑपरेटिव वे से होगी, मतलब रेगुलेटर, ऑपरेटर एंड कंज्यूमर, ये तीनों मिलकर करेंगे। उसमें एक नया कंसेप्ट ला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाइट लिस्टिंग। तो ये क्या करेंगे, जो भी कॉल आएगी, मतलब रजिस्टर्ड से आ रही है फिर तो इशू है ही नहीं एक्चुअली डेटा के लिए, वॉइस के लिए वो भी सॉल्व हो जाएगा। अनरजिस्टर्ड से आ रही है तो जिससे भी कॉल आ रही है, तो अभी जैसे आप ट्रू कॉलर की भी बात कर रहे हो, जो कि आधा इफेक्टिव है आधा नहीं, कई बार वो स्पैम दिखा देता है, कई बार फ्रॉड दिखा देता है, कई बार जेन्युइन, मतलब इट इज अनवैलिडेटेड आइडेंटिटी होती है। अब ट्राई ब्लॉकचेन के थ्रू क्या करेगी, उसको आधार से लिंक करेगी एक्चुअली। हर आइडेंटिटी को, हर कॉलिंग नंबर को आधार से, और उसमें जो आधार में फोटो है वही फोटो लिंक हो जाएगा, आधार नंबर लिंक हो जाएगा, वो डिस्प्ले नहीं होगा। बट जब वो कॉल आती है मुझे, तो उसमें जहां से कॉल आ रही है उसका नाम और उसकी फोटो विच विल बी वैलिडेटेड थ्रू ब्लॉकचेन। एक्चुअली ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी भी लाता है, ट्रस्ट भी लाता है, वैलिडेट भी करता है, उसमें किसी एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो टेक्नोलॉजी अपने आप में ये करेगी। तो जिससे भी कॉल आएगा, अभी तो ट्रू कॉलर बता देता भाई ये स्पैम है या फ्रॉड है या बैंक से है या मार्केटिंग है, कुछ भी आधा ठीक होता है आधा ठीक नहीं होता, बिकॉज ही इज नॉट यूजिंग एनी वैलिडेशन। तो जहां पे अब ट्राई करेगा वैलिडेशन करेगा, और वो एक तो टेली मार्केटर की वाइट लिस्टिंग करेगा, फिर उसके कॉलर वो उसी से पूछेगा भी आपके कौन कौन लोग इसमें करते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन दो, उनकी फोटो भी दो, उनके आधार नंबर भी दो, वो सारे लिंक हो जाएंगे। तो जब आपको कॉल आ रही है, इट विल नॉट से कि ये फ्रॉड है, स्पैम है, बैंक से है, इट विल से ये इस बंदे से है, और उसका फोटो भी आएगा। तो ये एक नई चीज होने जा रही है जो ब्लॉकचेन की हेल्प से होगी। और इसके लिए अगर मान लो फिर भी हो रहा है, तो फिर आपको कंप्लेंट करानी, बिकॉज आजकल क्या है, बिल्कुल, क्योंकि सवाल मेरा यही है कि क्या ये काफी होगा। जहांगीर जी, आप कैसे देखते हैं? अपने आप में तो ये काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स है जिनकी यहाँ बात हो रही है, उन पर हो सकता है कि नकेल कसे, लेकिन चांसेस ज्यादा ही है कि शायद ये भी कारगर साबित ना हो। आपके मुताबिक क्या ये काफी है? ये नए रेगुलेशंस के, गाइडलाइंस के जो भी है, उसकी पहले थोड़ा हिस्ट्री में अपन जाएंगे। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अनसोलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन रेगुलेशन। वो ऑलरेडी इन फोर्स कितने सालों से है। उसमें प्रोविजन है कि अगर कोई DND रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर को कोई भी कॉल करे, मेरा मार्केटिंग कॉल रजिस्टर्ड होगा कि अनरजिस्टर्ड होगा, तो आप शिकायत करेंगे आपका सर्विस प्रोवाइडर को, तो जिन्होंने फोन किया है उनका सर्विस प्रोवाइडर के साथ वो टेकअप करेंगे इश्यू, उनका फोन डिस्कनेक्ट होगा, उनको पेनल्टी लगेगा, मॉनेटरी पेनल्टी। कितने ऐसे केसेस है जिधर ये एनफोर्स हुआ है। थोड़े केसेस है जो लोग कंज्यूमर कोर्ट में गए हैं सर्विस प्रोवाइडर की अगेंस्ट, बिकॉज सर्विस प्रोवाइडर ने उनकी शिकायत पे कुछ एक्शन नहीं लिया है, और उनमें वो केसेस में कंज्यूमर कोर्ट ने कॉम्पेंसेशन अवार्ड किया है। अभी जैसे मिस्टर उपल ने बताया, ज्यादा प्रॉब्लम है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सोर्सेज जिधर से कम्युनिकेशन आता है। अभी देखिए, आई एम फुल्ली DND रजिस्टर्ड, फिर भी मेरे ऊपर सो कॉल्ड वेल नोन प्रोमिनेंट टॉप सेक्टर इन फॉरेन बैंक से कॉल्स आता है, मार्केटिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक से आता है, और इवन सरकारी कंपनीज में, किसी का नाम नहीं देना चाहता हूं ऑन दिस प्लेटफॉर्म, लेकिन इवन सरकारी कंपनीज से रोबोटिक कॉल्स आता है, और वो भी दोपहर में, इवन ऑन अ संडे। तो इनको कैसा कंट्रोल करने का
वो ओनली एक डेटरेंट पीनल एक्शन। सरकार के पास आधार का लिंक्ड टेलीफोन नंबर है, सरकार को पता चलेगा कि ये मोबाइल किसके नाम से रजिस्टर है। आप ब्लॉक करो, एक कंपनी से मेरे को अलग अलग नंबर से फोन आता है, हर दिन 3-4 कॉल आता है। तो ये ब्लॉक करने का ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट्स वही एक तरीका है। मॉनेटरी एक्शन, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, नहीं तो अनरजिस्टर्ड को आप रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। जी, अब यहाँ पर अंत में आके बात यही है कि कितने कड़े सज़ा के प्रावधान होने चाहिए, क्योंकि क्लियरली सर्विस प्रोवाइडर्स तो इस पर काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर ट्राई की तरफ से कुछ आ भी रहा है तो कितना तवज्जो हमें देना चाहिए सज़ा पर? महेश जी, मुझे अच्छा जी। सॉरी हाँ, देखिए हमें डेफिनेटली तवज्जो देना चाहिए, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो स्केल है इस प्रॉब्लम का, हम करोड़ों कॉल्स की बात कर रहे हैं। हम जहां तक यदि मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके जैसा है, तो कम से कम 10 कॉल्स तो मुझे आते हैं, जबकि मैं भी 50 DND और इस के जितने भी चीजें हैं वो कर चुका हूं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये ऑपरेटर्स के लिए भी जिस स्केल पे है वो बड़ा मुश्किल है, और वो भी किसी न किसी बहाने से इसको ज्यादा प्रायोरिटी देते नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कुछ डिजाइन करें जिससे कि ये स्केल जो है प्रॉब्लम का वो घटे, और उसके लिए हमें खुद कस्टमर्स को सबसे ज्यादा एजुकेशन देनी होगी, उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और उनके हाथ में जो अपना स्पैम कंट्रोल है, जो उनके पास ब्लॉक करने के जो उपाय हैं, उन्हीं से ही मैं समझता हूं इसको हमको इस चीज से निजात मिल सकती है। पनिशमेंट से हम लोगों को डेफिनेटली कुछ हमारे दिल को शांति जरूर मिलेगी कि कुछ लोगों को पनिशमेंट हो गई है, पर मैं ये नहीं मानता कि उससे कोई इतना बड़ा इफेक्ट होने वाला है कि करोड़ों लोगों की कॉल्स अब बंद हो जाए। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा इस मामले में ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं नहीं। बिल्कुल। तो गुप्ता जी, लेकिन यहाँ पे आपको लगता नहीं कि सर्विस प्रोवाइडर्स को भी आगे आना चाहिए? ये कविता जी, एक्चुअली सर्विस प्रोवाइडर हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे को रेगुलेशन की बात हुई है, ये जो रेगुलेटर को काम करना था, ऑलरेडी रेगुलेटर ने 2018 वाले रेगुलेशन में इनको काम दिया है, ये कर भी रहे हैं, बट अभी तक ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही थी। इसीलिए वो डू नॉट कॉल पूरी, मतलब TRA ने भी कहा कि 60% इफेक्टिव है, 40% अभी भी जैसे हम लोग खुद झेल रहे हैं वो है। तो ये ऑपरेटर मेरे हिसाब से सर्विस प्रोवाइडर जो रेगुलेशन में जो भी लिख के दिया है वो कोऑपरेट तो कर रहे हैं, बट वो सारे मिलके, एंड दैट इज वाई को रेगुलेशन। अब को रेगुलेशन के साथ जो अब इनका जो ये इनकी इंटेंशन है जो कल वाले प्रेस रिलीज में, वो ये कि भी टेक्नोलॉजी को पूरा यूज करो, अकेली ब्लॉकचेन ही नहीं। जैसे मैंने बोला, AI भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, मशीन लर्निंग से। आजकल ये तीनों मिलके, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब TRA वही करना चाह रही है, बट उसका भी रेगुलेशन उनको इशू करना है या डायरेक्टिव इशू करना, बिकॉज उसमें खर्चा आएगा, ज्यादा खर्चा आएगा। ब्लॉकचेन में भी खर्चा आया था, वो ऑपरेटरों ने एक्चुअली किया है, बट अब AI और ML, अब मेरे हिसाब से ये अब TRA को फंड करना चाहिए। ये AI ML का खर्चा, पहले ब्लॉकचेन का खर्चा ऑपरेटरों ने खुद लगाया, तो अब TRA को लगाना चाहिए या गवर्नमेंट को लगाना चाहिए कि भाई हम खर्चा करेंगे, लेट्स मेक ए नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर यूजिंग ब्लॉकचेन, AI ML। ये पहले जो इन्होंने ऑफलोड कर दिया था ऑपरेटरों को, एंड अकॉर्डिंग टू मी दे डिड देयर जॉब, बट वो पूरा नहीं हुआ बिकॉज एक तो सारी टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुई थी, एक रेगुलेशन में इतना स्ट्रिक्ट नहीं किया गया था। उसकी बजाय अब टाइम आ गया है कि रेगुलेटर, एंड एक रेगुलेटर ही नहीं है, अब तो 5 रेगुलेटर मिल गए हैं, क्योंकि फ्रॉड भी रोकने। पहले सिर्फ डू नॉट कॉल का ही था, अब फ्रॉड जो स्कैम हो रहे हैं, जो मनी के हो रहे हैं, गलत नंबर आपके बैंक से भी हो जाता है, कुछ आपसे नंबर लिया जाता है, वो भी रोकने हैं। मतलब द स्कोप अब इसका बढ़ गया है, प्रॉब्लम का भी स्कोप बढ़ गया, और TRA की इंटेंशन भी है, इसीलिए ज्वाइंट कमेटी बनी है। अब ये ज्वाइंट कमेटी जो भी करेगी कि भाई टेक्नोलॉजी यूज करो, ऑपरेटरों को बोल रहे हैं, मेरे
मेरे हिसाब से इसको एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करनी चाहिए, फंडेड बाय द गवर्नमेंट, विच मिनिस्ट्री डज दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और फिर ऑपरेटर उसमें कोऑपरेट करेंगे। जब आप ऑपरेटरों को खर्चा करने का भी बात कर देते हो और वो खर्चा बहुत ज्यादा है तो वो रिलक्टेंट होते हैं, मतलब जैसे डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं, और दैट इज ए फैक्ट। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि पहले को रेगुलेशन इज वेरी गुड, आप सबको साथ रखो, और ऑफ कोर्स कस्टमर को भी अपना ध्यान रखना, वो जो खुद कर सकते हैं वो तो बेस्ट है, सेल्फ हेल्प जिसको बोलते हैं, और बाकी फिर सब मिलके करना है। बट जो ये बात तो सही है कि सारे बनेगी, स्टेक होल्डर्स को, आपकी बात सही है, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में मिलकर काम करना है। लेकिन महेश जी, ऐसे तो हमने कितनी बार देखा है ना कि कितनी तरह की ड्राफ्ट गाइडलाइंस पिछले बार पास में भी तो बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का हल तो निकलता नहीं है, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन जहां पर सबसे ज्यादा मार खाई जाती है। अगर इस टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करें ही तो महेश जी, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमें इंडिविजुअल लेवल पर भी तो इस बात को लेकर अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि इस तरह की किसी चीज को रोल आउट किया जा रहा है, ताकि ग्राहक भी सतर्क रहें और नियम अनुसार कदम उठाएं। देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है, जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कोई भी रेगुलेटरी एजेंसी, चाहे वो ट्राई है, चाहे वो आरबीआई है या गवर्नमेंट है, इस प्रॉब्लम को केस बाय केस बेसिस पे सॉल्व नहीं कर सकती है। इसके लिए हमें जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन वो शेयर कर सकें, हम लोगों को बताते रहें कि किस तरीके से इन कॉल्स को आपने रिजेक्ट करना है, ब्लॉक करना है, ब्लॉक करने से क्या होगा, उतना ही हम लोग फायदे में रहेंगे, उतना ही आसान हो जाएगा। ये काम क्राउड सोर्सिंग से ही होगा। ये इंडिविजुअल एनफोर्समेंट में हमारी कैपेसिटी ही नहीं है, हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज में। टीआरआई तो ये एनफोर्स कर ही नहीं सकता, उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इसको एनफोर्स करने के लिए। और सरकार के लिए या पुलिस के लिए कोई 50 दूसरे काम है, दूसरे इससे भी अर्जेंट काम है, तो वो इस चीज को इतनी प्रायोरिटी या इतना महत्व दे नहीं सकते, ना देते हैं। तो हमें ये सब, मुझे भी दुख होता है कि इसका कोई इतना इससे बेहतर जवाब नहीं है, पर इसमें कोई भी शक नहीं है मुझे कि ये क्राउड सोर्सिंग से ही काम होगा। और इसमें जो रेगुलेटर्स हैं, गवर्नमेंट है, वो जितनी अच्छी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन जितने भी भाषाओं में, जितने भी तरीकों से शेयर कर सकेंगे, उतना ही एम्पावरमेंट होगा यूजर्स का, और वो उतना ही ये मामला अपने हाथ में ले सकेंगे। जहांगीर जी, क्या वाकई ऐसे केसेस आए हैं जहां पर लोगों ने दरवाजा खटखटाया है और मदद मांगी है? किस तरह से अगर किसी को कदम उठाना हो इस दिशा में तो किया जा सकता है? जैसे मैंने बताया, कंज्यूमर कोर्ट में वो लोग दावा मारते हैं सर्विस प्रोवाइडर की अगेंस्ट। कभी कभी सर्विस प्रोवाइडर भी ऐसे बोलते हैं कि हमको हमारी प्रोडक्ट के एडवर्टाइज करने के लिए हम टेलीमार्केटिंग कॉल्स कर सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट ने ये मना कर दिया है। लेकिन वो एक इंडिविजुअल केस, आपको हर रोज 10 कॉल आएंगे तो आप हर रोज 10 केस फाइल कर सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये जो फाइट करते हैं वो 1 और 2 स्ट्रे केसेस है। जो हमारे मेन प्रॉब्लम है वो रोकने के लिए ओनली सरकारी रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी कानून, कोई भी रेगुलेशन सक्सेस नहीं होगा जब तक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में गुप्ता साहब आप क्या बोलेंगे, कितना स्ट्रिक्ट हो सकता है और कितना इजी होगा? हालांकि तैयारियां तो पुरजोर तरीके से की ही जाएंगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस में किस किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं? एक्चुअली कविता जी, जैसे ये बता रहे हैं जहांगीर साहब भी और सभी, इम्प्लीमेंटेशन तो मेन है, एग्जीक्यूशन बोलते हैं उसे। हाँ। जो भी कोई भी रेगुलेशन या कोई भी लॉ जब तक एनफोर्स ना इम्प्लीमेंट, बट मेरा मानना अभी भी वही है जो टीआरए और सभी रेगुलेटर की ज्वाइंट कमेटी ने मिलकर डिसाइड किया कि लेट्स यूज टेक्नोलॉजी। एक्चुअली किसी भी चीज को एनफोर्स या और अच्छी तरह करने के लिए आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना, और टेक्नोलॉजी ही यूज होनी चाहिए। ब्लॉकचेन तो एक है ही, मतलब ब्लॉकचेन तो ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी लाएगी, उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये मशीन लर्निंग जो कल की प्रेस रिलीज में सब दिया हुआ है, ये सारी चीजें मिलके यूज करो और आपस में कोऑपरेट, मतलब दीज आर नाउ कॉल्ड रेग टेक, एक्चुअली रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी, जैसे फिनटेक थी, पहले ब्लॉकचेन फिनटेक के लिए यूज हुई थी, अभी ब्लॉकचेन को आप रैगटेक के लिए यूज करोगे, वो एनफोर्समेंट इंप्लीमेंटेशन काफी काम करेगी। ऑफ कोर्स उसके लिए एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी आपको ब्लॉकचेन की, और सॉफ्टवेयर, और काफी मतलब इट्स ए बिग प्रोजेक्ट, एम्बिशियस प्रोजेक्ट विच विल बी ऑफ नेशनल लेवल, एंड ओनली गवर्नमेंट कैन फंड इट एंड मैनेज इट एक्चुअली। और उससे फिर काफी मतलब 100% ना भी हो, अभी जैसे 60% इफेक्टिवनेस है, आपने ये कर लिया, टेक्नोलॉजी यूज कर लिया, हो सकता है आप 90% तक पहुंच जाओ, और फिर उसको और रिफाइन करो, और फिर भी 5-10% रह भी जाए तो वो फिर वही कंप्लेंट एंड जो कोर्ट वाला तरीका है उस वो तो फिर भी रहेगा। बट अगर काफी काम टेक्नोलॉजी से हो सकता है, मतलब आजकल हर चीज में टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन है, मतलब स्पेशली जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की और ब्लॉकचेन की बात करते हो, ये कॉम्बिनेशन से आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं, प्रोवाइडेड ऑल ऑफ यू आर टुगेदर। ऑल ऑफ यू मींस द रेगुलेटर and the service provider and the consumer also, they also have to help, they also have to make use of what is the provision। मतलब अपने को रजिस्टर, जैसे काफी लोग तो रजिस्टर ही नहीं कराते हैं, और काफी लोग कंप्लेंट ही नहीं करते हैं जो प्रॉब्लम होने के बाद भी, तो वो तो करना ही पड़ेगा, वो कंज्यूमर्स का भी इसमें रोल आता है। दो अवेयरनेस तो चाहिए, बट उसके बाद भी लेजीनेस उनके पार्ट पे भी होती है। तो आई थिंक सभी चीजों का मिलजुल के होगा ये, और टेक्नोलॉजी कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल जहां ये नहीं हो सकता, बिकॉज स्केल इतना ज्यादा है, मतलब आप कर ही नहीं सकते, ह्यूमन और मैनुअल से इसको कर ही नहीं सकते। तो दैट इज वाई द टेक्नोलॉजी, दैट इज वाई दे आर कॉलिंग इट रैगटेक। जो लोग फिनटेक कहते थे ब्लॉकचेन को, टीआरआई ने इसको रैगटेक कहना शुरू किया, एंड दैट इज राइट। और उसके साथ एआई भी वो जोड़ना चाहते हैं, सो वाइट लिस्टिंग हो जाएगी, ट्रेसेबिलिटी हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर देखना होगा कि इसको कैसे रोल आउट किया जाता है। फिलहाल ऑन पेपर तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, जिस तरह आप समझा रहे हैं, आप सभी समझा रहे हैं। उम्मीद की किरण तो है ही, आशा की किरण तो है ही, लेकिन जब तक ये रोल आउट होता है, इम्प्लीमेंट होता है, तब तक सभी के फ़ोन में एक ब्लॉक करने का ज़रिया है नंबर को, और तमाम फ़ोन ब्लॉक, नंबर ब्लॉकिंग ऐप्स भी हैं जिसका इस्तेमाल होगा, और उसी पर मेरे ख्याल से फ़िलहाल आगे बढ़ा जाएगा स्पैम कॉल्स और अनसोलिसिटेड कॉल्स के मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।